नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुगलों का शासन प्रबंध। मुगलों का शासन काल 1526 से 1857 तक था। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी और यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख शक्ति थी। मुगल साम्राज्य को कभी कभी तिमुरिड राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बाबर तैमूर का वंशज था। मुगल साम्राज्य के कुछ उल्लेखनीय शासक और उनका शासनकाल इस प्रकार से है। बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658, औरंगजेब 1658 से 1707 और बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 के भारतीय विद्रोह में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को हराकर पदच्युत कर दिया और उन्हें रंगून बर्मा में निर्वासित कर दिया था। और अब जानेंगे मुगलों की शासन व्यवस्था के बारे में। अब हम जानेंगे प्रांतीय प्रशासन के बारे में। ये 4 भागों में बटा था। पहला है सूबे या प्रांत। यह मुगल साम्राज्य सूबों में बटा हुआ था। सिपाही सलाहकार और सूबेदार इसके सर्वोच्च अधिकारी थे। फिर है जिले या सरकार। सूबा जिलों में विभाजित था, जिसके अधिकारी फौजदार होते थे। फिर 3 नंबर पे परगना या महाल, जो सरकार परगनों में विभाजित थी, उसके सर्वोच्च अधिकारी सिकदार कहलाते थे। और अंतिम इकाई थी गांव या ग्राम। परगना गांव में से मिलकर बनता था, जिसके अधिकारी मुकद्दम, चौधरी या खुत होते थे। अब इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। पहले जानेंगे प्रांतीय प्रशासन के बारे में। अकबर के शासन काल में सर्वप्रथम प्रांतीय प्रशासन हेतु नया आधार प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम 1580 में अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया। बाद में सूबों की संख्या 15 हो गई, जिसमें इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, बंगाल, बिहार, अहमदाबाद, दिल्ली, मुल्तान, लाहौर, काबुल, मालवा, खानदेश एवं अहमदनगर शामिल थे। जहांगीर ने कांगड़ा को जीतकर लाहौर में मिलाया। शाहजहां ने कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा को जीतकर सूबों की संख्या 18 की। औरंगजेब ने शाहजहां के 18 सूबों में गोलकुंडा एवं बीजापुर को जोड़कर इनकी संख्या 20 कर दी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे। इनमें से 21 उत्तरी भारत में, 6 दक्षिण भारत में और 1 प्रांत भारत के बाहर अफगानिस्तान में था। इन प्रांतों के नाम इस प्रकार से है: आगरा, अजमेर, इलाहाबाद, अवध, बंगाल, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कश्मीर, लाहौर, मालवा, मुल्तान, उड़ीसा, ठट्टा, काबुल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, बरार, बिदर, बीजापुर, हैदराबाद और खानदेश। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का विभाजन सूबों में, सूबे सरकार में, सरकार परगना या महाल में बटे थे। परगने से जिले या दस्तूर बने थे, जिसके अंतर्गत ग्राम होते थे, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। गांव को मवदा या डी कहा जाता था। मवदा के अंतर्गत स्थित छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की थी। अब जानेंगे हम अधिकारी सूबेदार के बारे में। सूबेदार मुगल काल में इस पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति गवर्नर, सिपह सलाहकार अकबर के समय में साहिबा सूबा या सूबेदार कहा जाता था। सूबेदार की सरकारी उपाधि नाजिम थी। इसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। इसका मुख्य कार्य प्रांतों में शांति स्थापित करना, सम्राट की आज्ञाओं का पालन करवाना, राज्य करों की वसूली में सहायता करना आदि था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सूबेदार प्रांतों में सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का संचालन करता था। मुगल काल में सूबेदारों को किसी राज्य से संधि करना या सरदारों को मनसबदार प्रदान करने का अधिकार नहीं था। अपवाद स्वरूप गुजरात के सूबेदार टोडर मल को अकबर ने ये सुविधाएं दे रखी थी। उसके प्रमुख सहायक दीवान बख्शी, फौजदार कोतवाल, काजी सद्र, आमिल, वित्ती कची, पोतदार, वाक्यानीवीस आदि होते थे। सबसे पहले जानेंगे दीवान के बारे में। यह गवर्नर के अधीन न होकर सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होता था।
शाही दीवान के अनुरोध पर ही प्रांतीय दीवान की नियुक्ति की जाती थी। प्रांत का राजस्व विभाग इसके एकाधिकार में होता था। दीवान प्राय सूबेदार का प्रतिद्वंदी होता था। प्रत्येक को यह आशा थी कि एक दूसरे पर कड़ी नजर रखे ताकि दोनों में कोई शक्तिशाली न बन सके। वस्तुतः सूबे में विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। उत्तरकालीन मुगल बादशाह इस व्यवस्था को स्थापित न कर सके, बल्कि कुछ अवसरों पर निजाम यानी सूबेदार को और दीवान के पद एक ही व्यक्ति को दे दिए गए। बहादुर शाह के समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबेदार मुर्शिद कुली खां को दीवान के अधिकार दे दिए गए थे। मुगल कालीन सूबे शासक का नाम सूबों की संख्याएं नए जुड़कर सूबेदार अकबर के समय में 12 थे, जो बाद में जुड़कर 15 हो गए। ये आईने अकबरी में वर्णित है। जो 3 सूबेदार जुड़े वे 3 नए सूबे थे, बरार, खानदेश, अहमदनगर। जहांगीर के समय ये 15 सूबे हो गए थे। इनमें कांगड़ा जीतकर उन्होंने लाहौर में मिला लिया था। शाहजहां के समय सूबे 18 थे। जहांगीर के 15 सूबों में उन्होंने 3 सूबों को जोड़ा, कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा। औरंगजेब के समय इनकी संख्या 20 हो गई थी। उसने बीजापुर और गोलकुंडा को जोड़ दिया था। अब हम दीवान के प्रमुख कार्यों के बारे में जानेंगे। दीवान का पहला प्रमुख कार्य था महालों से राजस्व एकत्रित करना। दूसरा, रोकड़, बही एवं रसीदों के हिसाब का लेखा जोखा रखना। तीसरा, दान की भूमि की देखरेख करना। चौथा, प्रांत के अधिकारियों का वेतन निर्धारित करना और बांटना। और अंतिम, दीवान एवं गवर्नरों में महत्वपूर्ण अंतर ये था कि गवर्नर कार्यकारिणी का प्रधान होता था और दीवान राजस्व का प्रधान होता था। अब हम जानेंगे बख्शी पद के बारे में, जो एक मुख्य महत्वपूर्ण सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। प्रांतीय बख्शी की नियुक्ति शाही मीर बख्शी के अनुरोध पर की जाती थी। इसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिक टुकड़ी को अनुशासित रखना, घोड़ों को दागने की प्रथा के नियम को लागू करवाना आदि होता था। इसके अतिरिक्त बख्शी वाकिया निगार के रूप में प्रांत में घटने वाली सभी घटनाओं की जानकारी बादशाह को देता था। अब जानेंगे सद्र ए काजी के बारे में। प्रांतीय स्तर के विवादों में न्याय करने वाले सद्र ए काजी की नियुक्ति शाही काजी के अनुरोध पर की जाती थी। संवाददाताओं के समूह को सवानी नवीश या खुफिया नवीश कहा जाता था। इसकी नियुक्ति दरोगा ए डाक करता था। अब जानेंगे तीसरी महत्वपूर्ण इकाई जिले के प्रशासन के बारे में। प्रशासन की सुविधा के लिए सूबों को जिलों व सरकारों में विभाजित किया गया था। जिला स्तर पर कार्य करने वाले मुख्य अधिकारी निम्नलिखित थे। सबसे पहले जानेंगे प्रमुख सैन्य अधिकारी के बारे में, जिसे हम फौजदार के नाम से जानते हैं। जिले के प्रधान सैनिक अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले फौजदार के पास सेना की एक टुकड़ी रहती थी। इसका मुख्य कार्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता था। अब जानेंगे अगले मुख्य प्रमुख अधिकारी आमिल के बारे में। आमिल कौन होता था? वह एक राजस्व अधिकारी होता था, जिसे अमला गुजार के नाम से भी जाना जाता था। जिले के प्रमुख राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करने वाला आमिल खालसा भूमि से लगान एकत्र करता था। अमला गुजार को आय व्यय की वार्षिक रिपोर्ट शाही दरबार में भेजनी पड़ती थी। कोतवाल की अनुपस्थिति पर इसे न्यायिक कर्तव्यों का भी निर्वाह करना पड़ता था। वितिकची
इसके सहयोगी के रूप में कार्य करता था, जिसका प्रमुख कार्य कृषि से जुड़े हुए कागजात और आंकड़े इकट्ठी करना होता था। अगला पद प्रमुख अधिकारी था खजानदार। यह सरकार का खजांची था जो अमला गुजार की अधीनता में कार्य करता था। सरकारी खजाने की सुरक्षा इसका प्रमुख उत्तरदायित्व था। प्रत्येक सरकार में एक काजी होता था, जिसकी नियुक्ति सद्र उस सुदूर द्वारा की जाती थी। इसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती होता था। अगला प्रमुख अधिकारी होता था वितिकची। यह सरकार में राजस्व प्रणाली का दूसरा अधिकारी होता था। यह भूमि की पैमाइश, उपज का निर्धारण, उसकी श्रेणी आदि तय करने में अमला गुजार की सहायता करता था। अगला प्रमुख अधिकारी है कोतवाल। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि यह अपराधियों को दंड देता था, वैसे कोतवाल की नियुक्ति मीर आतिश के अनुरोध पर केंद्रीय सरकार करती थी। यह नगर में घटने वाली समस्त घटनाओं के प्रति उत्तरदायी होता था। अपराधियों को दंड देने में असमर्थ होने पर कोतवाल को हर्जाना भरना पड़ता था। अगली इकाई है परगना का प्रशासन। मुगल काल में परगना अथवा महाल के अंतर्गत प्रशासन में निम्नलिखित अधिकारी शामिल थे। परगना का प्रमुख शिकदार होता था। उसका प्रमुख कार्य, यह परगने का प्रमुख होता था। इसका प्रमुख कार्य परगने में शांति व्यवस्था के साथ अपराधियों को दंडित करना इसका प्रमुख कार्य होता था। राजस्व की वसूली में यह आमिल को सहयोग प्रदान करता था। इसके नीचे अधिकारी होता था आमिल। इसका मुख्य कार्य राजस्व को निर्धारित करना एवं वसूलना होता था। इसके लिए इसे गांव के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना होता था। इसे मुंसिफ के नाम से भी जाना जाता था। अगला महत्वपूर्ण पद है कानूनगो। यह परगने के पटवारियों का अधिकारी होता था। इसका मुख्य कार्य भूमि का सर्वेक्षण और राजस्व का वसूली करना था। अगला महत्वपूर्ण पदाधिकारी था फौतदार, जो एक प्रकार से खजानदार ही होता था। परगने के खजांची को फौतदार कहते थे। इसके बाद प्रमुख पदाधिकारी होता था कारकुन। कारकुन का मुख्य कार्य क्लर्क का काम करना होता था, जिसे आज हम लिपिक के रूप में भी जानते हैं। मुगल कालीन गांव का प्रशासन में काफी स्वायत्तता प्राप्त थी। गांव का मुख्य अधिकारी प्रधान होता था। इसे खुद मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। इसके प्रमुख सहयोगी के रूप में पटवारी कार्य करता था। अब जानेंगे राजस्व प्रशासन के बारे में। भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था। अकबर ने दहसाला, बंदोबस्त, आराजी, जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसके तहत विभिन्न फसलों की औसत उपज और पिछले 10 वर्षों के औसत मूल्य की गणना की जाती थी। औसत का 1/3 हिस्सा राज्य का हिस्सा होता था, जिसे नकद के रूप में दिया जाता था। अगला है खेती की निरंतरता और उत्पादकता दोनों को ध्यान में रखते हुए भूमि राजस्व तैयार किया गया था। जैसे पोलाज, लगातार खेती की जाने वाली भूमि, परोती 1 साल तक प्रति भूमि, दोनों में ही खेती के दौरान पूरी कीमत चुकाई जाती थी। अगला है भूमि राजस्व का वस्तु के रूप में आकलन करने के बाद विभिन्न खाद्य फसलों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर तैयार की गई मूल्य सूची या दस्तूर उल आमाल का उपयोग करके मूल्य को नकदी के रूप में परिवर्तित किया जाता था। अगला है साम्राज्य कई क्षेत्रों में विभाजित था। दस्तूर परगना स्तर पर जिनकी उत्पादकता समान थी, सरकार ने तहसील स्तर पर दस्तूर उल अमल की व्यवस्था की और इसे भू राजस्व भुगतान की शैली को स्पष्ट किया। अगला है प्रत्येक कृषक को भूमि पर
स्वामित्व या पट्टा और कुबूलियत यानी समझौते का दस्तावेज जिसके द्वारा वह राज्य का राजस्व अदा करता है उसका अधिकार प्राप्त कर लेता था या प्राप्त हो जाता था। अकबर के शासनकाल में विभिन्न अन्य प्रकार की निर्धारण प्रणालियां अपनाई गई। सबसे आम थी बटाई या गल्ला बख्शी यानी फसल का बंटवारा जिसे कहते थे, वो कहलाता था। इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता था। एक है भोली काटी गई और ढेर की गई फसलों को पक्षों की उपस्थिति में विभाजित किया जाता था। दूसरा है खेत बटाई या बुआई के बाद खेतों को विभाजित करना। तीसरी है लंग बटाई, अनाज के ढेर का विभाजन। अगला है कुंकुट में जरीब या पैमाइश के माध्यम से भूमि को मापना और निरीक्षण द्वारा खड़ी फसलों का अनुमान लगाना। अगला है नासक, किसान द्वारा अपने पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए देय राशि की एक मोटी गणना किया जाना। अब हम जानेंगे मुगलों के सैन्य प्रशासन के बारे में। सैनिकों, घुड़सवारों, घोड़ों और हाथियों की आपूर्ति और रखरखाव मनसबदारों द्वारा किया जाता था। एक मनसबदार से अपेक्षित संख्या उसके चयन के वारंट में निर्दिष्ट होती थी या उसके पद से संकेतित होती थी। मनसबदारों के अधीन सैनिकों की श्रेणियां इस प्रकार से थी। पहली थी दाखिली, जिनकी सेवाओं का भुगतान राज्य द्वारा किया जाता था। दूसरे है अहादीस, सज्जन सैनिक थे जिन्हें सामान्य सैनिकों से अधिक वेतन दिया जाता था। सरदारों को अपनी कमान के तहत प्रतिनियुक्ति प्रदान करते हुए एक हद तक स्वायत्तता रखने की भी अनुमति थी। सेना में निम्नलिखित 5 इकाइयां थी। पहली थी घुड़सवार सेना, जिसमें 2 प्रकार के घुड़सवार होते थे। पहला बरकीर, राज्य के घोड़े, हथियार, पोशाक आदि प्राप्त करने वाले सैनिक, जिन्हें बरकीर कहा जाता था। दूसरा सीलेदार, वे सैनिक जो अपने घोड़े और हथियार लेकर आते थे। दूसरी इकाई है पैदल सेना। पैदल सेना 2 इकाइयों में संरचित थी। पहली थी बंदूकची यानी राइफलमैन और शमशीरबाज यानी तलवारबाज। तीसरी है युद्ध हाथी, हाथियों का उपयोग लड़ाई के साथ साथ भार ढोने के लिए भी किया जाता था। चौथी इकाई है तोपखाना। अकबर के समय में तोपखाना अपनी सर्वोच्च दक्षता पर पहुंच गया था। 5वीं है नौसेना। यूरोपीय लोगों की तुलना में मुगलों का नौसैनिक आधार कमजोर था। सेना के तोपखाने का खर्च पूरी तरह से शाही खजाने से दिया जाता था। सेना का संगठन ढीला था और अधिकारियों की कमी के कारण सेना की कार्यकुशलता कम हो गई थी। अनुशासन खराब था, खासकर निचले रैंकों में। मुगल अपने साथ बड़ी संख्या में शिविर अनुयायियों को लेकर जाते थे, जिनमें कभी कभी सैनिकों के परिवार और शाही हरम भी शामिल होते थे। इससे सेना बहुत बोझिल और सुस्त समूह बन गई। अगले इकाई के बारे में जानेंगे जो है मनसबदारी प्रणाली, जो मुगलों की शासन व्यवस्था का एक अन्य आधार थी। मुगल कालीन या मनसबदार राज्य के प्रशासन की देखभाल करते थे, जिसका केंद्रीय अधिकार सम्राट के पास होता था, जैसे मनसबदार प्रदान करने, बढ़ाने, घटाने की शक्ति। मनसबदारों के बीच सुरक्षा बनाए रखने के लिए जागीरों का बार बार हस्तांतरण किया जाता था। मनसबदार हर अधिकारी को दी जाने वाली जागीर थी। जागीर दी जानी सेवाओं के बदले नकद वेतन या होता था, वो भूमि नहीं के बदले यानी नकद वेतन के बदले दिया जाने वाला राजस्व आवंटन था। मनसबदारी अपनी जागीर से राजस्व की वसूली जमींदारों के माध्यम से कर सकता था, जो कृषकों से कर वसूलते थे। कोई वंशानुगत दावा नहीं किया जा सकता था और मनसब की मृत्यु पर उसकी निजी संपत्ति राज्य द्वारा ले ली जाती थी, जिसमें से राज्य को देय शेष राशि काट ली जाती थी और शेष राशि उसके उत्तराधिकारियों को
लौटा दी जाती थी। साम्राज्य के किसी भी हिस्से में सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्रों में कर्तव्य निभाने के लिए मनसब बुलाए जा सकते थे। वे अपने आसपास के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। हम ऊपर वाले वर्णन से ही जान सकते हैं कि मनसबदारी प्रणाली कोई अच्छी प्रणाली नहीं रही थी, क्योंकि इस व्यवस्था ने निचले स्तर के लोगों में शोषण को बढ़ावा दिया था तथा स्वार्थ और भ्रष्टाचार को जन्म दिया था। मुगलों की शासन व्यवस्था में जागीरदारी प्रथा भी एक महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। अकबर के शासन काल में भूमि को 2 श्रेणियों में बांटा गया था या विभाजित किया गया था। पहली थी खालिसा और दूसरी थी जागीर। खालिसा का भू राजस्व सीधे शाही खजाने में जाता था और जागीरदारों को उनके पद के अनुसार जागीरें आवंटित की जाती थी। नगद भुगतान प्राप्त करने वाले मनसबदारों को नगदी के नाम से जाना जाता था। जागीरें मनसबदारों को दिया जाने वाला राजस्व का आवंटन था और आवंटन प्राप्त करने वाले जागीरदार थे। यह दिल्ली सुल्तानों के अधीन इक्ता और इक्तादारों के समान था, यानी कि उनके बराबर था। जागीरें 4 प्रकार की होती थी। पहली होती थी जागीर तनख्वाह। तनख्वाह मतलब वेतन, या वेतन के बदले जो जागीरें दी जाती थी उन्हें जागीर तनख्वाह कहा जाता था। दूसरी थी मशरूत जागीर, कुछ शर्तों पर दी जाती थी यानी कि उनके ऊपर कुछ शर्त लगा दी जाती थी तो उसे मशरूत जागीर कहा जाता था। तीसरी जागीर होती थी इनाम जागीर, किसी दायित्व से स्वतंत्र थी ये। और चौथी थी वतन जागीर, जो स्वदेश में ही दी जाती थी। राजस्व विभाग ने एक रिकॉर्ड जमा दामी बनाए रखा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की निर्धारित आय, जिसको जामा कहा जाता था, को दर्शाया गया, जिसे बांधों में दर्शाया गया था, जिसकी गणना 1 रुपए में 40 बांध के रूप में की गई थी। जागीरें हस्तांतरणीय थी और किसी भी जमींदार को लंबे समय तक एक ही जागीर नहीं दी जाती थी। इस व्यवस्था का उद्देश्य जागीरों की किसी क्षेत्र को बनाए रखने की क्षमता की जांच करना और जागीरदारों के शोषण के या अत्याचार को नियंत्रित करना था। इस प्रकार हमने मुगल काल के सभी प्रकार के पहलुओं यानी शासन की व्यवस्था के बारे में पढ़ा। निष्कर्ष यही है कि मुगल शासन मुख्यतः केंद्र आधारित प्रशासन था। मुगल साम्राज्य का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य के विभिन्न भागों पर नजर रखने और उन पर शासन करने के लिए मुगल प्रशासन की स्थापना करना था। मुगल प्रशासन ने मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में शुरू में विभाजित किया था, बाद में जो बढ़ गए थे। इन सूबों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए प्रत्येक सूबे के लिए एक समान प्रशासनिक मॉडल अपनाया गया था। अब जानेंगे मुगल कालीन सिक्कों के बारे में। बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख और कंधार में बाबरी नाम का सिक्का चलाया। शेरशाह ने शुद्ध चांदी का सिक्का रुपया और तांबे का सिक्का पैसा चलाया। अकबर ने सोने का सबसे बड़ा सिक्का संसद चलाया। एक अन्य सोने का सिक्का इलाही चलाया, वह गोलाकार था। अकबर ने चांदी का एक वर्गाकार सिक्का जलाली चलाया और तांबे का सिक्का दाम चलाया। अकबर ने अपने कुछ सिक्कों पर राम और सीता की मूर्तियों का अंकन भी करवाया। तांबे का सबसे छोटा सिक्का जीतल था। जहांगीर ने निसार नाम का सिक्का चलाया। शाहजहां ने आना नामक सिक्का चलाया। मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की ढलाई औरंगजेब के काल में हुई थी। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा या दारुल जर्ब कहा जाता था। सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाने की शुरुआत जहांगीर ने की थी। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और या फिर हेल्पफुल है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।